क्या ये बात किसी को पता है कि दुनिया के करीब 20% आबादी मच्छरों के लिए मतलब लगभग पूरी तरह से अदृश्य है? हाँ, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है ना? मतलब उनके शरीर में एक ऐसा प्राकृतिक सिस्टम होता है जो मच्छरों के रेडार को पूरी तरह चकमा दे देता है। बिल्कुल। अब उस जानी मानी स्थिति के बारे में सोचते हैं जहां गर्मियों की एक खूबसूरत शाम को कुछ लोग बाहर बैठे होते हैं। हाँ। सब मजे कर रहे होते हैं। हाँ, बारबेक्यू या वैसा ही कुछ। एकदम सही। लेकिन कोई एक व्यक्ति लगातार अपने हाथ पैर खुजला रहा होता है, मच्छरों से लड़ रहा होता है और पूरी तरह से एक मस्कीटो मैग्नेट बन चुका होता है और बेचारा परेशान हो जाता है। हाँ, जबकि ठीक उसके बगल में बैठा दूसरा व्यक्ति बिल्कुल सुरक्षित होता है। तो लोग अक्सर कहते हैं कि अरे शायद इसका खून मीठा है। ये तो सबसे क्लासिक लाइन है। हाँ, लेकिन आज हमारे पास इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प डेटा है। हमारे सामने 2026 के नए स्किन माइक्रोबायोम रिसर्च, ब्लड केमिस्ट्री एनालिसिस और कुछ नए एंटोमोलॉजी जर्नल्स का एक बड़ा स्टैक है जो कि इस पूरी थ्योरी को पलट कर रख देता है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन इसी सोर्स मटेरियल के आधार पर यह समझना है कि मच्छर कुछ खास लोगों को ही क्यों चुनते हैं और बाकियों को क्यों छोड़ देते हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत में ही हमें उस मीठे खून वाले पुराने मिथक को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना चाहिए। मतलब खून की मिठास का इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये किसी भी तरह से रक्त की मिठास या चीनी के स्तर से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। अच्छा। अगर हम 2026 के इस नए वैज्ञानिक डेटा को देखें तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि इसका असली कारण एक बेहद जटिल वॉलेटाइल कॉकटेल है। वॉलेटाइल कॉकटेल? हाँ, मतलब हर इंसान अपनी त्वचा के छिद्रों और अपनी सांस के जरिए लगातार कई तरह के रसायनों का एक मिश्रण हवा में छोड़ता रहता है। एक तरह का रासायनिक बादल। एकदम सही। ये एक अदृश्य रासायनिक आवरण है और मच्छर इसी आवरण को स्कैन करके ये तय करते हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना है और किस पर हमला करना है। ये तो उनके लिए एक तरह का जीपीएस नेविगेशन सिस्टम हो गया। हाँ, आप इसे उनका बायोलॉजिकल जीपीएस कह सकते हैं। यार, ये विचार ही कितना अजीब है कि हम हर समय अपने चारों ओर रसायनों का एक अदृश्य बादल लेकर घूम रहे हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। वही तो अगर इस प्रक्रिया को हम बिल्कुल शुरुआत से देखें तो सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि मच्छर इतनी दूरी से किसी इंसान को ट्रैक कैसे कर लेते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प मैकेनिज्म है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कीड़े की जिसका आकार एक मटर के दाने से भी छोटा होता है, फिर भी वो किसी बड़े लॉन या आंगन के पार से अपने शिकार को ढूंढ लेता है। ये ट्रैकिंग सिस्टम काम कैसे करता है? तो ये ट्रैकिंग सिस्टम मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के सुराग पर निर्भर करता है। मतलब हमारी सांस? हाँ, जब भी कोई इंसान सांस छोड़ता है तो हवा में CO2 के प्लूम्स यानी धुएं जैसे गुबार निकलते हैं। अच्छा, धुएं की तरह? बिल्कुल। और मच्छरों के पास कुछ खास तरह के सेंसर होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से मैक्सिलरी पाल्प्स कहा जाता है। रुकिए, ये मैक्सिलरी पाल्प्स क्या बला है? ये उनकी लंबी सूंड के ठीक बगल में स्थित होते हैं। क्या हम इन्हें मच्छरों की नाक की तरह समझ सकते हैं या ये कोई खास तरह के रडार डिश हैं? इन्हें रडार डिश कहना ज्यादा सटीक होगा। ये बहुत ही संवेदनशील बायोलॉजिकल एंटेना होते हैं। अच्छा। हाँ, और इनमें खास तरह के रिसेप्टर्स लगे होते हैं। जब हवा का कोई झोंका CO2 लेकर आता है तो ये रिसेप्टर्स तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। मतलब उनका अलार्म बज जाता है? एकदम। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हवा में CO2 एक सीधी रेखा में नहीं बहती। तो कैसे बहती? वो हवा के साथ फैलती है, टूटती है और बिखरती है। इसलिए मच्छर सीधे उड़ने के बजाय एक जिगजैग पैटर्न में उड़ते हैं। ओहो, तो वो जो अजीब तरह से उड़ते हैं वो जानबूझकर करते हैं? हाँ, ताकि वे उस CO2 के गुबार के अंदर बने रहें। जब वे इस गुबार को महसूस करते हैं तो उनके नर्वस सिस्टम में एक अलार्म बजता है कि आसपास कोई जीवित सांस लेने वाला प्राणी मौजूद है। और वो दूरी कितनी होती है? 30 फीट से भी ज्यादा दूरी से वो इसे पहचान सकते हैं। 30 फीट की दूरी से किसी की सांस को ट्रैक करना वाकई हैरान करने वाला है ना? लेकिन एक बात सोचने वाली है, हर इंसान एक जैसी सांस तो नहीं लेता। बिल्कुल नहीं। तो क्या अलग अलग लोगों से निकलने वाली CO2 की मात्रा भी मच्छरों के फैसलों को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है। जिन लोगों का मेटाबॉलिक रेट अधिक होता है वे स्वाभाविक रूप से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो मतलब अगर कोई दौड़ कर आया है? हाँ, उदाहरण के लिए अगर कोई इंसान कसरत कर रहा है, दौड़ लगा रहा है या कोई भारी शारीरिक काम कर रहा है तो उसके शरीर से बहुत तेजी से CO2 बाहर निकलेगी। तो वो मच्छरों के लिए एक बड़ा टारगेट बन गया। एकदम।
इसके अलावा जिन लोगों का शारीरिक आकार बड़ा होता है वे भी ज्यादा सांस छोड़ते हैं। अच्छा, ये लॉजिकल है। बड़ा शरीर होने का मतलब है कि वे अधिक गर्मी भी पैदा कर रहे हैं। जब उच्च मात्रा में CO2 और शरीर की गर्मी एक साथ मिलती है तो ये एक बहुत बड़ा थर्मल और रासायनिक फुटप्रिंट तैयार करती है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे किसी घने जंगल में आग लगी हो। हाँ, बहुत अच्छी एनालॉजी है। मतलब अगर कोई बहुत दूर पहाड़ी से भी देख रहा है तो उसे पेड़ों के पीछे छिपी आग की लपटें भले ही ना दिखें, लेकिन ऊपर उठता हुआ धुएं का एक बड़ा गुबार जरूर दिख जाएगा। बिल्कुल, वह धुआं एक स्पष्ट संकेत है कि वहां कुछ जल रहा है। मच्छर भी इसी तरह CO2 के धुएं का पीछा करते हुए इंसान तक पहुंचते हैं। सही कहा, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या? अगर CO2 ही वो चीज है जो उन्हें खींच रही है जी, तो जब वे एक पूरे समूह के पास पहुंचते हैं, जहाँ कई लोग बैठे हैं, हाँ, जहाँ 4-5 लोग एक साथ बैठे हैं और सभी सांस ले रहे हैं, जी, तब वे अपना असली शिकार कैसे चुनते हैं? ये बहुत ही शानदार सवाल है। क्योंकि जंगल की आग वाले उदाहरण में जब कोई आग के करीब पहुंच जाता है जी, तब उसे ये चुनना नहीं पड़ता कि कौन सी लकड़ी जल रही है, सब कुछ जल रहा होता है। लेकिन मच्छर तो किसी एक को काटते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। लंबी दूरी की ट्रैकिंग और करीब की ट्रैकिंग में यही सबसे बड़ा अंतर है। अच्छा। जब मच्छर CO2 के सहारे 30 फीट दूर से किसी समूह के पास पहुंच जाते हैं, यानी जब वे इंसान के कुछ इंच या फीट के दायरे में होते हैं, तब उनका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से गियर बदल लेता है। गियर बदल लेता है मतलब CO2 अब काम नहीं आती। वे अब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि एक समूह में हर तरफ CO2 मौजूद है, सब लोग सांस ले रहे हैं। हाँ, ये तो है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। यहीं से उनका क्लोज रेंज टारगेट लॉक शुरू होता है। तो अब वो क्या सुनते हैं? वे अब इंसान की त्वचा की सतह से निकलने वाले बहुत ही सूक्ष्म और बारीक रसायनों को सूंघना शुरू करते हैं। तो मामला सांस से हटकर त्वचा पे आ गया। बिल्कुल। लेकिन हमारी त्वचा पर ऐसा क्या है जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है? क्योंकि इंसान को तो अपनी त्वचा से कोई खास गंध नहीं आती जब तक कि उसे बहुत ज्यादा पसीना ना आ रहा हो। अगर हम त्वचा को एक सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र या एक 3D माइक्रोस्कोपिक लैंडस्केप के रूप में देखें तो तस्वीर साफ होने लगती है। 3D लैंडस्केप, हमारी स्किन। हाँ, ये केवल एक सपाट सतह नहीं है, इसमें कई घाटियां, दरारें और सूक्ष्म छिद्र हैं। और इस दुनिया में अरबों की संख्या में बैक्टीरिया रहते हैं जिसे हम स्किन माइक्रोबायोम कहते हैं। अच्छा, वो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, अब होता क्या है, जब शरीर से पसीना निकलता है तो असल में उस ताजे पसीने की अपनी कोई गंध नहीं होती। सच में? पसीने की कोई गंध नहीं होती? बिल्कुल नहीं। वो मुख्य रूप से पानी, नमक और कुछ खनिजों का एक साधारण मिश्रण होता है। तो बदबू कहाँ से आती है? बदबू आती है बैक्टीरिया से। हमारे त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया इस पसीने को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ओहो। वे इसे तोड़ते हैं और इस चयापचय प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वे कुछ उप उत्पाद या बाई प्रोडक्ट्स छोड़ते हैं। इसका मतलब नहीं है कि पसीना खुद समस्या नहीं है, पानी तो बस पानी है। सही कहा। असली समस्या वो है जो त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया उस पसीने के साथ करते हैं। बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यस। मान लेते हैं कि हमारी त्वचा एक बहुत बड़ी रसोई है। ठीक है। और ये जो सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं वो उस रसोई के शेफ हैं। रसोई में पसीना एक कच्चे माल की तरह आता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। अब कुछ शेफ उस कच्चे माल को पकाकर एक ऐसी डिश बनाते हैं जिसकी खुशबू मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। हाँ। लेकिन कुछ शेफ उसी पसीने का इस्तेमाल करके एक ऐसा 5 स्टार मील तैयार करते हैं जिसकी खुशबू मच्छरों को दूर से ही पागल कर देती है। ये तुलना उस पूरी प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट रूप से समझाती है। तो ये 5 स्टार मील है क्या असल में? जिन डिशेस की खुशबू मच्छरों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है उनमें मुख्य रूप से लैक्टिक एसिड और कुछ खास तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड शामिल होते हैं। लैक्टिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ। 2026 के हालिया शोधों में वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत गहराई से काम किया है। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने लोगों को 24 घंटे तक नायलॉन की स्लीव्स पहनाई। स्लीव्स मतलब बाहों पर पहनने वाले कपड़े? हाँ, ताकि उनकी त्वचा के रसायन उस कपड़े में अच्छी तरह समा जाएं। फिर उन स्लीव्स को मच्छरों के सामने रखा गया। और नतीजा क्या रहा? डेटा ने साफ तौर पर दिखाया कि जिन स्लीव्स में कार्बोक्सिलिक एसिड का स्तर बहुत ज्यादा था, मादा मच्छर उनकी तरफ किसी चुंबक की तरह खिंची चली आईं। बाप रे। ये एसिड मादा मच्छरों के लिए एक होमिंग बीकन, मतलब लक्ष्य तक पहुंचाने वाली अचूक संकेत। बिल्कुल एक अचूक संकेत का काम करते हैं। और यहाँ इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये सिर्फ मादा मच्छर ही करती हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्योंकि नर मच्छरों को खून से कोई लेना देना नहीं होता, वे तो सिर्फ फूलों का रस पीते हैं। सही बात है। मादा मच्छरों को अपने अंडों को विकसित करने के लिए इंसान के खून में मौजूद प्रोटीन की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर लैक्टिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड इतने बड़े अपराधी हैं, तो क्या इसका समाधान बहुत सीधा नहीं है? आप क्या सोच रहे हैं? क्या कोई व्यक्ति बस एक अच्छा सा एंटीबैक्टीरियल साबुन ले और अपनी त्वचा की इस पूरी रसोई को अच्छी तरह से धो डाले, सारे शेफ खत्म और समस्या हल? काश ये इतना आसान होता। नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। त्वचा पर मौजूद बैक्टीरियल कॉलोनियां कोई ऐसी चीज नहीं है जिन्हें साबुन से धोकर हमेशा के लिए मिटाया या बदला जा सके। अच्छा, क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति नहाता है तो वो अस्थायी रूप से ऊपरी सतह के कुछ बैक्टीरिया को हटा देता है, लेकिन इस माइक्रोबायोम की जड़ें त्वचा के छिद्रों की गहराई में होती हैं। ओहो, मतलब वो छुप कर बैठे रहते हैं। हाँ, नहाने के कुछ ही घंटों बाद वही बैक्टीरिया वापस पनप आते हैं। यार, ये तो बहुत ढीठ शेफ हैं। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बताइए। ये माइक्रोबायोम हमारे जेनेटिक्स, हमारे दैनिक पर्यावरण, हमारे खान पान और यहाँ तक कि हमारे स्ट्रेस लेवल से गहराई से जुड़ा होता है। मतलब हम इसे आसानी से बदल नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। और कुछ साबुनों का ज्यादा इस्तेमाल तो उल्टा नुकसान कर सकता है। नुकसान कैसे? क्योंकि वे उन अच्छे बैक्टीरिया को मार सकते हैं जो मच्छरों को दूर भगाने वाले रसायन बनाते हैं। अच्छा। हाँ, जिससे मच्छरों को आकर्षित करने वाले बैक्टीरिया को फैलने का खुला मैदान मिल जाता है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? अगर हमारे बैक्टीरिया और उनका बनाया हुआ ये रासायनिक कॉकटेल हमारे जेनेटिक्स और अंदरूनी बायोलॉजी से इतनी गहराई से जुड़े हैं, तो ये तो ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग जन्म से ही मच्छरों का शिकार बनने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। काफी हद तक ये सच है। क्या कोई और भी ऐसा अंदरूनी मार्कर है जो इन मच्छरों को ये बताता है कि किस पर हमला करना है? इस सवाल का जवाब 2026 के रिसर्च स्टैक के सबसे दिलचस्प हिस्से में छिपा है। अच्छा, वो क्या है? इसे समझने के लिए हमें जेनेटिक्स की एक और परत को छीलना होगा, जिसे सेक्रेटर स्टेटस कहा जाता है। सेक्रेटर स्टेटस? हाँ, विज्ञान के अनुसार मनुष्यों में अलग अलग ब्लड टाइप होते हैं, है ना? जैसे ए, बी, AB या O। हाँ, ये तो सबको पता है। लेकिन ब्लड टाइप होने के साथ साथ एक और जैविक तंत्र काम करता है। दुनिया की लगभग 80% आबादी सेक्रीटस की श्रेणी में आती है। रुकिए, सीक्रेटस, इसका मतलब क्या है? क्या ये लोग कुछ खास तरह का स्राव करते हैं? बिल्कुल। एक सेक्रीटर वो व्यक्ति होता है जिसके शरीर का जेनेटिक मेकअप कुछ ऐसा होता है कि उसके ब्लड टाइप एंटीजेंस केवल उसके खून के अंदर ही सीमित नहीं रहते। थोड़ा रुकते हैं। इन एंटीजेंस को हम सामान्य भाषा में कैसे समझें? क्या ये शरीर के किसी तरह के पहचान पत्र या ID कार्ड की तरह काम करते हैं? हाँ, एंटीजेंस को आणविक स्तर के ID कार्ड या फ्लैग समझना बिल्कुल सही होगा। ये कोशिकाओं की सतह पर मौजूद होते हैं और शरीर के इम्यून सिस्टम को ये बताते हैं कि कौन सी चीज हमारी अपनी है और कौन सी बाहरी। ठीक है। अब सेक्रीटस के मामले में शरीर के अंदर मौजूद ये ID कार्ड खून से निकलकर शरीर के अन्य तरल पदार्थों में भी आ जाते हैं। मतलब वो बाहर रिसने लगते हैं? हाँ, ये उनकी लार में, उनके आंसुओं में और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उनकी त्वचा के तेल और पसीने के जरिए शरीर से बाहर निकलते हैं। बाप रे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 80% लोग लगातार अपनी त्वचा के माध्यम से अपने ब्लड टाइप का विज्ञापन कर रहे हैं। विज्ञापन कर रहे हैं, ये बहुत ही गजब बात है। और कई अध्ययनों से ये साबित हुआ है कि मच्छर इस स्राव को बहुत आसानी से डिकोड कर लेते हैं। अच्छा, तो वो पढ़ लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है? हाँ, और विशेष रूप से टाइप O ब्लड वाले सिक्रीटर्स के स्राव को वे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ओहो, मतलब अगर कोई टाइप O ब्लड वाला सेक्रीटर है तो उसकी त्वचा पर मौजूद पसीना सिर्फ पानी नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो मच्छरों के लिए एक खुला निमंत्रण है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, आइए, सबसे बढ़िया खाना यही है। एकदम सटीक तरीके से समझाया आपने। लेकिन एक बात बताइए, अगर 80% लोग सेक्रीटर्स हैं तो बाकी बचे 20% लोगों का क्या? वही तो सबसे मजेदार हिस्सा है। क्या उनका शरीर ये ID कार्ड बाहर नहीं भेजता? नहीं भेजता। वे नॉन सिक्रीटर्स कहलाते हैं। अच्छा। उनका जेनेटिक मेकअप ऐसा होता है जो इन एंटीजेंस को त्वचा के छिद्रों से बाहर निकलने ही नहीं देता। तो वो अंदर ही लॉक रहते हैं? हाँ, उनके पसीने या त्वचा के तेल में उनके ब्लड टाइप का कोई सुराग नहीं होता। मच्छरों के सेंसर जब इन 20% लोगों के पास पहुंचते हैं
तो उन्हें वो खास रासायनिक सिग्नल नहीं मिलता जिसकी उन्हें तलाश होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये 20% लोग जेनेटिक लॉटरी जीत चुके हैं? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। क्या ये लोग मच्छरों के लिए हैरी पॉटर के इनविजिबिलिटी क्लॉक या किसी जादुई अदृश्य चोगे की तरह काम कर रहे हैं? जादू या अदृश्य चोगे की तुलना थोड़ी भ्रामक हो सकती है। क्यों? क्योंकि वे भौतिक रूप से तो वहीं मौजूद है ना, और CO2 भी छोड़ रहे हैं। हाँ, सांस तो वो ले ही रहे हैं। तो इसे हैरी पॉटर के चोगे के बजाय एक आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट की तरह समझना ज्यादा वैज्ञानिक होगा। स्टेल्थ फाइटर जेट? वो कैसे? जैसे एक स्टेल्थ फाइटर जेट दुश्मन के रडार की तरंगों को सोख लेता है या उन्हें बिखेर देता है, जिससे रडार स्क्रीन पर वो दिखाई नहीं देता। हाँ, रडार उसे पकड़ नहीं पाता। बिल्कुल वैसे ही इन नॉन सिक्रीटर्स की त्वचा मच्छरों के रासायनिक रडार को ट्रिगर करने वाले एंटीजेंस को बाहर ही नहीं आने देती। यार, ये स्टेल्थ फाइटर जेट वाली एनालॉजी बहुत सटीक बैठती है। मतलब मच्छर रडार पिंग भेज रहे हैं और इन लोगों के शरीर से कोई जवाब वापस नहीं आ रहा है। एकदम सही। और इसलिए वो बच जाते हैं। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें, हाँ, तो ये हमारी त्वचा की सतह पर चलने वाला एक प्रकार का अदृश्य आणविक युद्ध है, एक इनविजिबल मॉलिक्यूलर वॉरफेयर। एक तरफ मादा मच्छर के अत्यधिक संवेदनशील रिसेप्टर्स हैं जो हवा में मौजूद हर छोटे से छोटे रसायन को स्कैन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंसान के इंटरनल बायोलॉजिकल मार्कर्स हैं, त्वचा के माइक्रोबायोम द्वारा बनाया गया लैक्टिक और कार्बोक्सिलिक एसिड का स्तर और उस व्यक्ति का सीक्रेटर स्टेटस। मतलब ये युद्ध हर वक्त चल रहा है। हाँ, हर पल, हर सेकंड ये आणविक युद्ध तय कर रहा होता है कि कोई इंसान इस शाम शिकार बनेगा या एक अदृश्य स्टेल्थ जेट की तरह सुरक्षित बच निकलेगा। यार, ये सोचना ही कितना अद्भुत है। कोई व्यक्ति शांति से बाहर लॉन में बैठा है, उसे लग रहा है कि सब कुछ स्थिर है। हाँ, लोग चाय पी रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। बिल्कुल। वो सोचता है कि मच्छर बस यूं ही बेतरतीब ढंग से किसी को भी काट रहे हैं, लेकिन वास्तव में हवा में एक पूरा रासायनिक डेटाबेस बह रहा है। और वो छोटे छोटे कीड़े उसे लगातार पढ़ रहे हैं। हाँ, वो उसे प्रोसेस कर रहे हैं। तो अगर हम इन सारे स्रोत सामग्री और 2026 के इस पूरे रिसर्च डेटा को एक साथ समेटें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हाँ, एकदम साफ। अगली बार जब किसी को मच्छर लगातार काट रहे हों तो उसे किसी मीठे खून वाले मिथक पर विश्वास नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक 3 चरणीय बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। सही कहा। पहला चरण, वो व्यक्ति कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है जो 30 फीट दूर से मच्छरों को अपनी तरफ खींच रही है, जो कि लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग है। हाँ। फिर दूसरा चरण, जब मच्छर करीब आ जाते हैं तो उस व्यक्ति की त्वचा की रसोई में बैठे माइक्रोबायोम शेफ उस पसीने से लैक्टिक और कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसा 5 स्टार मील तैयार कर रहे हैं, जो उनका क्लोज रेंज लॉक है। एकदम सही। और तीसरा चरण, उस व्यक्ति का सीक्रेटर स्टेटस क्या है जो ये तय करता है कि उसकी त्वचा उसके ब्लड टाइप का विज्ञापन कर रही है या वो एक स्टेल्थ मोड में है। ये सारांश बिल्कुल उस वैज्ञानिक डेटा को दर्शाता है जिस पर हमने आज चर्चा की। ये सब कुछ बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। विज्ञान और शोध का असली उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि प्राकृतिक दुनिया कैसे काम करती है। हमारी त्वचा केवल एक आवरण नहीं है जो हमारे शरीर को बाहरी दुनिया से अलग रखती है। ये अपने आप में एक जीवित और सांस लेता हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है, एक तरह का ब्रह्मांड। हाँ, एक बहुत ही सक्रिय युद्ध का मैदान है जो लगातार बाहरी जीवों के साथ संवाद कर रहा है। क्या बात है। भले ही हम उस संवाद को सुन या देख ना सके, लेकिन वो संवाद हर समय जारी है। यार, ये पूरी जानकारी वाकई नजरिया बदलने वाली है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे शरीर के सूक्ष्म स्तर पर क्या कुछ घटित हो रहा है जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं होता। बिल्कुल। और इन सब बातों को जानने के बाद 2026 के इस रिसर्च डेटा के आधार पर एक बहुत ही दिलचस्प विचार मन में आता है। वो क्या? जरा सोचिए, अगर विज्ञान ने त्वचा पर चल रहे इस आणविक युद्ध और माइक्रोबायोम के रसायनों को इतनी गहराई से मैप कर लिया है, तो क्या भविष्य में वैज्ञानिक हमारे स्किन माइक्रोबायोम को कुछ समय के लिए हैक कर पाएंगे? ये तो बहुत ही शानदार पॉसिबिलिटी है। क्या कोई ऐसा लोशन या ट्रीटमेंट विकसित किया जा सकेगा जो हमारी त्वचा के उन शेफ यानी बैक्टीरिया को कुछ घंटों के लिए काम करने से रोक दे, या उनके बनाए रसायनों को न्यूट्रलाइज कर दे? हाँ, या फिर हमारे एंटीजेंस को छिपा दे जिससे हर कोई उन भाग्यशाली 20% लोगों की तरह मच्छरों के रडार से पूरी तरह गायब हो जाए और एक अदृश्य ढाल पहन ले। अगर ऐसा हुआ तो गर्मियों की शामें बदल जाएंगी। बिल्कुल बदल जाएंगी।
खैर, इस विचार के साथ ही हम आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सुनते रहिए और नई चीजें खोजते रहिए।